जो क्रमिक सिद्धांत है उस पर ही आधारित ब्रेल की रचना की जाए। दूसरा, जो ब्रेल के प्रयोग करने वाले थे, जो इंग्लिश के अतिरिक्त भारतीय भाषाएं जानते थे, उनके लिए कठिनाई होने लगी और उनका ये मंतव्य था कि ब्रेल को ध्वन्यात्मक आधार पर तैयार किया जाए भारतीय भाषाओं के लिए। यह विवाद निरंतर चलता रहा और इसका समाधान कोई निकलता हुआ न देख हमारी जो तत्कालीन सरकार थी, और तब तक यहाँ उल्लेखनीय है कि 1947 में भारत हमारा आजाद हो चुका था और उस समय जो शिक्षा विभाग के सचिव थे हुमायूं कबीर, उन्होंने इसको समझा और उनको समझाया गया। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण घटना है जो उल्लेख करना बहुत जरूरी है। वहां पर शायद एक कम लोगों को पता हो कि भारत में जहां एक तरफ ब्रेल पहली बार आई, दूसरी ब्रेल की जो दूसरी समस्या हो रही थी इसकी एक रूपता को लेकर के, इसमें अन्य एक भाषा से अधिक देश वाले, एक भाषा से अधिक जो देश थे उनमें ब्रेल की रचना को लेकर के उसका जो समाधान ढूंढा गया वो भारत के अनुरोध पर ही किया गया और अंततः हमारी सरकार ने यूनेस्को को रेफर किया कि यह समस्या उन देशों के लिए भी हो सकती है जहां पर कि एक से अधिक भाषा बोली जाती है। और सच्चाई यह थी कि इसका समाधान भारत में निकलना संभव भी नहीं था, क्योंकि लोगों में इतने अंतर विरोध थे, इतने मतांतर थे कि उनमें एक रूपता स्थापित करना शायद कठिन था उस समय। तो यूनेस्को ने इसको समझा और इस समस्या को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय समस्या माना और उन्होंने कमेटी बनाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो विभिन्न देशों में जाकर के जो स्क्रिप्ट होती हैं, 3 तरह की खास स्क्रिप्ट हैं हमारी दुनिया की जिन भाषाओं पे तय होती है। एक तो अरबिक लिपि है, एक स्पेनिश और एक ग्राफिक जो इसको कहते हैं कि जो चाइनीज वगैरह है, ये 3 तरह की फैमिली हैं। तो उन्होंने अध्ययन किया पूरे देशों में जा करके और समझा कि वास्तव में कठिनाई है। और 1949 में जाकर के जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में और उसमें जो सिफारिशें हुई उस पर यह हुआ कि विश्व ब्रेल, वर्ल्ड ब्रेल का नाम दिया जाए इसको, और उसमें बहुत सारी संस्तुतियां की गई थी कि ब्रेल एक तो ध्वनि के आधार पर हो, जो जिस चिन्ह से जो ध्वनि प्रतिनिधि जो व्यक्त की जाती है वही उसी के लिए अलॉट किया जाए उसको। ब्रेल में एक पूर्ण जो उसका स्वरूप होना चाहिए, टैक्टाइल स्वरूप, कंप्लीट टैक्टाइल फॉर्मेट होना चाहिए प्रिंट का। तीसरा यह हुआ कि जो भी पंक्चुएशन साइंस हैं वो सारे के सारे सभी भाषाओं में एक ही होंगे। पंक्चुएशन सिंबल्स, जो सिंबल जो नंबर लिखे जाएंगे वो न्यूमरिक जो होंगे वो अरबिक न्यूमरिक ही फॉलो किए जाएंगे। इसके अलावा और भी थी, ये महत्वपूर्ण 3-4 संस्कृतियां थी जिसको रिकमेंड किया गया और हमारे भारत से भी प्रतिनिधि गए थे उस कॉन्फ्रेंस में। मिस्टर स्वर्गीय लाल आडवाणी जो अब नहीं रहे हमारे बीच में, उनका भारतीय भाषा के निर्माण में बड़ी भूमिका रही है अग्रगणी, और सुनीति कुमार चटर्जी भाषाविद थे यहाँ के। ये 2 लोग हमारे देश का प्रतिनिधित्व किए थे इस कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद क्षेत्रीय उन संस्तुतियों के आधार पर क्षेत्रीय जो सम्मेलन आयोजित किए गए बेरूत में अरबिक भाषा के लिए जगह जगह पर, स्पेनिश के लिए अलग उन देशों में। और अंततः कहना होगा कि 1951 में विश्व ब्रेल की जो कल्पना के आधार पर, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर हमारी जो ब्रेल भारत के लिए प्रयोग होनी थी उसकी रचना की गई और भारत सरकार ने उस पर मोहर लगाई और उसको हम लोग भारतीय ब्रेल के नाम से जानते हैं 1951 में। और 1951 तक, 1887 से लेकर 1951 तक जो ब्रेल की यात्रा थी वो बड़ा ही उतार चढ़ाव भरी थी, उसमें अनेक कठिनाइयां थी और जिन लोगों ने उस पर समाधान के लिए कार्य किया वास्तव में वो सराहनीय थे और एक इतिहास की यात्रा पूरी होती है। उसके बाद भारत में जो समस्या
इस बात की नहीं थी कि ब्रेल का समाधान नहीं हुआ था, ब्रेल का समाधान हो चुका था। अब उसकी समस्या थी उसके प्रचार और प्रसार को लेकर के, क्योंकि देश के विभिन्न कोनों में अलग अलग तरह की लिपियां प्रचलित थीं, उनका स्थान दिलाना नई लिपि के लिए, और जो लोग कार्य कर रहे थे सरकार के लिए ये थोड़ा कठिन कार्य था। उन्होंने कुछ अल्पकालिक पाठ्यक्रम चलाए और सुझाए, और उसमें यह भी तय हुआ कि अगले आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार का संकोच, कंट्रैक्शंस एंड एब्रिविएशंस की रचना नहीं की जाएगी। हम लोगों के पिछले 2 घंटों के दौरान ब्रेल की कठिनाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, जिस पर हम अभी चर्चा करना भी नहीं चाहते हैं। एक ब्रेल की विधा है, ग्रेड 2 ब्रेल कहते हैं उसको, और उसको कई तरह से कहा जाता है। कंट्रैक्टेड ब्रेल कहते हैं उसको, कंट्रैक्शंस एंड एब्रिविएशंस कहते हैं उसको, कई तरह की बातें हैं। लेकिन ग्रेड 2 एक प्रोफेशनल टर्म है जिसका प्रयोग इंग्लिश भाषा में पहले हुआ, इंग्लिश ब्रेल के लिए, और इंग्लिश ब्रेल के बाद ही ये चीज और भाषाओं में प्रचलित हुई। तो हमारे भारत में जो ब्रेल के विकास की यात्रा है, पहले चरण में भारतीय ब्रेल का अंतिम रूप, उसका फाइनलाइजेशन हुआ, फिर उसके उत्थान और उन्नयन के लिए जो कार्य हुए उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहां पर यह बताना आवश्यक है कि ब्रेल की एक रूप यूनिफॉर्म कोड न होने के चलते बहुत सी कठिनाई थी, और देश तब तक आजाद भी नहीं हुआ था। तो 1951 में जब भारतीय ब्रेल की रचना हो गई, तो 1952 में हमारे देश का पहला सेंट्रल ब्रेल प्रेस स्थापित हुआ जो देहरादून में है, और इस दिशा में भारत सरकार का ही कार्य शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा, और धीरे धीरे ब्रेल विकास को नए आयाम मिलते गए, जुड़ते गए। और यहां पर दूसरे तरह की समस्या भारत में लेकिन अभी भी थी, वो ये थी कि लिपि बन गई भाषाओं के लिए, अन्य भाषाओं के लिए। ब्रेल जैसा कि मैंने बताया कि कुल 63 चिन्ह होते हैं, उनमें एक एडजस्टमेंट होता है, एक समायोजन होता है। गणित के लिए, साइंस के लिए, संगीत के लिए इनमें अलग अलग लिपि होती है, अलग अलग उसके सिंबल्स होते हैं, उनके कोड होते हैं। प्रिंट में ये संभावना असीम है। प्रिंट को लिखने के लिए उनके विस्तारीकरण में कोई सीमाएं नहीं है। हमारे ब्रेल की सीमा यह है कि इन 63 चिन्हों से अतिरिक्त के अलावा न जुड़ सकते हैं, न कोई और कोई गुंजाइश है। तो इन 63 चिन्हों को अलग अलग ढंग से प्रयोग करके, कुछ कोडिंग करके संगीत के लिए, गणित के लिए चिन्ह बनाए जाना ही एक उपाय है, और कोई उपाय है नहीं। इसलिए कई बार लोग ब्रेल को स्क्रिप्ट कहते हैं, कई बार लोग इसको कोड कहते हैं, कई बार इसको बिंदुओं पर आधारित और भी कई बातें करते रहते हैं। तो भारत में समस्या ये थी कि हमारे यहाँ तब तक कोई सरकारी संगठन नहीं था जो ब्रेल या दृष्टिहीनों की शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों को बुस्ट कर सके, जो उनको बढ़ा सके, एक दिशा दे सके। भारत सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया वो बताया कि ब्रेल प्रेस खोला गया, एक प्रौढ़ांध शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में खोला गया, और उसकी कहानी दूसरे ढंग की है जो यहाँ चर्चा करना प्रासंगिक नहीं होगा। दूसरे बाद एक एक करके स्कूल खुलते गए, लेकिन ये सारे इकाई के रूप में देहरादून में विकसित किए गए। आवश्यकता ये थी कि पूरे राष्ट्र पर, जहां उस समय 14 भाषाएं थी, अब तो 17-18 भाषाएं ऐसी हैं जिनको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, उन भाषाओं में कार्य करने के लिए, ब्रेल को उत्थान के लिए, उस दिशा में पुस्तकें मुद्रण कराने के लिए कार्य करने की आवश्यकता थी। गणित चिन्ह के लिए कार्य करने की आवश्यकता थी, संगीत के लिए आवश्यकता थी, उनको कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता थी, जो उस समय तक नहीं हो रहा था। और ये कार्य आगे चल करके 1967 में
राष्ट्रीय दृष्टिहीनार्थ केंद्र के रूप में संस्था जब देहरादून में खुला, जो सेंटर्स थे उनको एक छत्र के नीचे लाया गया, उनको एक केंद्रित कर दिया गया और उसका हेडक्वार्टर देहरादून में था। तो इसमें दिशा में प्रयास शुरू हुए कार्य करने के लिए और ब्रेल के विकास के लिए काम हुए। लेकिन बाद में 1979 में जब ये जो केंद्र की बात करो, राष्ट्रीय दृष्टिहीनार्थ केंद्र को स्वायत्त सेवी संस्था के रूप में परिवर्तित करके राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान का स्तर प्रदान कर दिया गया। उसमें उद्देश्य जो निहित थे वो ये थे कि यह संस्थान दृष्टिहीनों के लिए एक्सक्लूसिवली काम करेगा। इस प्रकार के 4 संस्थान खोले गए थे पूरे देश में। श्रवण विकलांगों के लिए बॉम्बे में, अस्थि विकलांग के लिए कलकत्ता में और दृष्टिबाधितों के लिए देहरादून में और मानसिक तौर पर विकलांग के लिए सिकंदराबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। तो इनका उद्देश्य था दृष्टिहीनता के क्षेत्र में, जो मैं NIVH की ही बात करूंगा, रिसर्च करना, शोध करना, उनकी शिक्षण प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना, उनमें भी आवश्यकता अनुसार रिसर्च, उनमें संसाधन तैयार करना, उनको गति देना। इसके अलावा उनके लिए विशेष उपकरणों की डिजाइन करना, उत्पादन करना, ब्रेल पुस्तकों का उत्पादन करना, ये प्रमुख कारण थे। और इसके लिए आवश्यक जो भी मैन पावर, जो भी मानव संसाधन की जरूरत हो, उनको ट्रेंड करना, ये कार्य उस समय के उद्देश्य में थे। और संस्थान उसके बाद ब्रेल पर भी काम करने लगा और ब्रेल एकक की स्थापना भी उसमें हुई। वहां ब्रेल एकक स्थापना के बाद जो कार्य है वो सारी भाषाओं को आने वाली जो उनमें अनुभव की जाने वाली कठिनाइयां हैं, उनके लिए कोड बनाना, उनमें संकोच एवं कंट्रैक्शंस एंड एब्रिविएशंस डेवलप करना। एक होता है शॉर्ट हैंड ब्रेल, शॉर्ट हैंड कहलाता है, जिसके जरिए पिछले कम से कम कंप्यूटर के आविर्भाव से पहले ये बड़ा ही सफलतम व्यवसाय था दृष्टिहीनों के लिए, जो शिक्षित दृष्टिहीन थे। और 80 के दशक से इनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण शुरू हुए और बैंकों में और भारत सरकार के विभिन्न विभागों में बड़े कुशलता से स्टेनोग्राफर के रूप में दृष्टिबाधित काम कर रहे हैं, ब्रेल शॉर्ट हैंड ट्रेनिंग लेकर के। तो बहुत ज्यादा अब समय नहीं है कि हम आपसे चर्चा करें, और हम चाहेंगे कि इस संक्षिप्त चर्चा के दौरान आपको कोई प्रश्न पूछने हो या कोई आपको जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। श्री वीरेंद्र सिंह जी ने स्वयं मेरी बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, उनका उन्होंने सबका उत्तर दे दिया और काफी इन्होंने जानकारी दी जो काफी दिलचस्प थी। जैसे कि इन्होंने बताया कि पंक्चुएशन के लिए जो ब्रेल सिस्टम है या ब्रेल कोड है, यह पूरे विश्व में एक तरह से ये स्टैंडर्डाइज्ड है और वही इस्तेमाल किया जाता है। हमारे उद्घाटन समारोह में श्री गोस्वामी जी, जो कि चेयरमैन और CMD हैं मीडिया लैब एशिया के, जो इस नव शिखर चैनल में भी हमारे भागीदार हैं इसरो के साथ साथ, वह स्वयं पहले कलकत्ता में वेबल इंडिया में कार्यरत थे और उन्होंने ब्रेल प्रिंटिंग में काफी योगदान अपना दिया है। जैसा कि उन्होंने खुद भी बताया था कि वो इस क्षेत्र में, डिसेबिलिटी के क्षेत्र में और विशेषकर दृष्टि बाधिता के क्षेत्र में काफी समय से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ब्रेल का एक एडवांटेज ये बताया कि ये इस तरह की चीज है जिसको अगर ब्रेल में आपके पास कोई सामग्री है, किताब है, कोई पत्रिका है, तो उसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं जहां चाहें, जब चाहें उसको पढ़ सकते हैं। जबकि जो दूसरी तकनीकें हैं उसमें कुछ उसकी सीमाएं हैं
जैसे यदि आपको कंप्यूटर के माध्यम से कुछ सुनना है या कुछ आपको रिकॉर्डेड अगर मटेरियल सुनना है या किसी व्यक्ति के माध्यम से अगर आप कुछ पढ़वाना चाहते हैं तो उसकी सीमा है, वो एक निश्चित स्थान और निश्चित समय पर ही उसका उपयोग किया जा सकता है। जबकि ब्रेल के साथ ये एक काफी ये चीज है, एडवांटेज है कि उसको जो है आप जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। मुझमें एक और जिज्ञासा ये थी कि जिस प्रकार से पंक्चुएशन के लिए वीरेंद्र सिंह जी ने बताया कि इसका एक स्टैंडर्डाइज कोड डेवलप किया गया और वह हर जगह हर देश में वही इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये जो मैथमेटिकल जो कोड्स हैं या ज्योमेट्रिक कोड है, क्या वह भी पूरे विश्व में एक ही प्रकार के होते हैं? क्योंकि उनके जो सिंबल जो साइटेड व्यक्ति यूज करते हैं वह तो एक जैसे ही होते हैं, चाहे वह भारत हो या कोई अन्य देश हो। और दूसरा इन्होंने ये जो बताया कि जो भारतीय ब्रेल का जो विकास हुआ 1951 में, वह एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसके माध्यम से एक तरह से इसका जो है ब्रेल का माननीकरण पूरे देश में हुआ। क्योंकि हमारी इन्होंने जैसे बताया कि मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है जहां पे 300 से अधिक तरह की अलग अलग भागों में भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसका माननीकरण करना बहुत जरूरी था। तो और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप देहरादून अपना योगदान इस कार्य में दे रही है अनुसंधान के माध्यम से, और जो इसके जो ब्रेल स्लेट और टेलर फ्रेम, स्टाइलस और इस तरह की जो चीजें हैं उसको किस तरह से वो विकसित करते हैं, किस तरह से वो किताबें जो हैं ब्रेल में प्रिंट करते हैं, ये सारी इन्होंने बहुत ही दिलचस्प जानकारी और बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वार्ता इन्होंने की। और मैं ये जानना चाहूंगा कि ये सब तो जो चीजें आपने बताई हैं, इससे ये मालूम हुआ कि ब्रेल का कितना महत्वपूर्ण इसका स्थान है और किस प्रकार से यह सबके लिए लाभदायक है। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क तांबोली सर, that are there some limitations of this Braille system? And another thing, are these mathematical codes and geometric codes same all over the world in Braille, or they are different? Very brief actually answer I would like to have from you, because we are running short of time and I have to make one or two small announcements. So please, Yes. your quick answer. You see, so far as mathematical code, previously we had the English code, British code. Now the Nemeth code, which was developed by Abraham Nemeth, he himself was blind. He has developed a mathematical code which I think is now being followed by almost all the countries of the world, which is a bit cumbersome, but it's more systematic. And I am sure there should be a uniformity of codes. And the books, the problem that the Braille books we have is Braille books are bulky in nature. तंबोली साहब, एक प्रश्न है. I would like to interrupt you. There is a question. Yeah, please ask. Hello sir, namaste. I am Ramakrishna speaking from Hyderabad. I want one doubt. Is there any Braille code for phonetic symbols in English language? Braille code in phonetic symbol. Symbol. The question is from Hyderabad. Are there Braille codes in phonetic symbols? Basically, Braille is phonetic in nature. As you said, in India there are so many different languages, and to have a symmetry, we follow the phonetic. What is A in English is A, in Hindi B is B,
and T.S. And of course the other Indian languages, they have more. There are improvisations for their uniformity, and so the Braille code is basically phonetic in nature. Thank you, Mr. Tamboli. Thank you, Virender Singh ji, for coming to the studio of Navshikhar of RCI. I would also like to inform our viewers that RCI is also planning to run a course in Braille in collaboration with National Institute of Open Schooling, and the study material is being developed with the help of National Institute for the Visually Handicapped. RCI is also planning to launch a program, training program on daily living skills, which will have major component of orientation and mobility. This program will be launched in collaboration with National Institute of Open Schooling, and the study material for this course is also being developed. Hopefully this year or maybe next year, both the programs will be launched. And I also take this opportunity to show you a book in Hindi published by National Institute for the Visually Handicapped. इस किताब का पुस्तक का शीर्षक है हिंदी ब्रेल ज्ञान सरोवर। यह किताब जो है ये आप NIVH से जो हमारे साथ आए हुए हैं विशेषज्ञ श्री वीरेंद्र सिंह जी, इनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जैसा कि बताया जा चुका है कि ये ब्रेल डेवलपमेंट ऑफिसर है वहां पर, और जो पता है वह इस पुस्तक में आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है 116 राजपुर मार्ग, देहरादून, उत्तरांचल, भारत। बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। और वीरेंद्र सिंह जी, क्या ये किताब अंग्रेजी में भी है या सिर्फ हिंदी में ही है? अंग्रेजी में इस तरह के प्राइमर आते हैं फॉरेन कंट्री से ही। जी जी। तो ये तो हमको हिंदी भाषाओं में, मतलब भारतीय भाषाओं के लिए ही आवश्यकता समझी गई इसकी। अच्छा अच्छा। तो मैं आप दोनों विशेषज्ञों का तहे दिल से भारतीय पुनर्वास परिषद के नवशिखर चैनल की तरफ से मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और आशा है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको यह प्रोग्राम, जो पहला हमारा प्रोग्राम था लर्निंग ब्रेल का, वह पसंद आया होगा। अब हम हर मंगलवार को आपसे लाइव प्रोग्राम में मिलेंगे सुबह 10:15 से लेकर 12:15 बजे तक, और इसका रिपीट टेलीकास्ट जैसा कि मैंने आपको बताया प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक होगा। तो देखना मत भूलिएगा। प्रत्येक मंगलवार को आप हमारे विशेषज्ञों से ब्रेल को सीखना, पढ़ना सीखिए, और ये सभी के लिए लाभदायक होगा, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद।